Hello everyone. So this is the part third of your resource and development chapter. We are going to discuss about the classification of soil. हमने लास्ट पार्ट तक सॉइल एज अ रिसोर्स कवर कर लिया था। अब हमें पढ़ना है कि हमारे इंडिया में कितने तरह के सॉइल हैं। ठीक है, हर जगह की मिट्टी अलग अलग है और वो कैसे फॉर्म हुई, इसका पेरेंट रॉक क्या है और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहाँ पे कैसे चेंजेस आ रहे हैं और कौन से क्रॉप्स कहाँ पे ग्रो हो सकते हैं, राइट। तो हमें यही इस टॉपिक में कवर करना है एंड लेट्स स्टार्ट, राइट। तो पहले है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या है? मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ अवर कंट्री, राइट। ये कहाँ पे हमको मिलता है? ये हमें इसका एक्चुअली कोई परमानेंट पेरेंट रॉक नहीं है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक पेरेंट रॉक नहीं है। जिस भी पहाड़ से जहाँ भी जो भी रॉक इसको मिलता है तो उनको ये तोड़ते फोड़ते रिवर्स के साथ ये नीचे नीचे आ जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। अब ये नीचे डिपॉजिट होते जाते हैं। नीचे का माउंटेन से ऊपर से नीचे आएगी कोई रिवर तो साथ में अकेले नहीं आएगी, साथ में लेकर आएगी रॉक्स, साथ में लेकर आएगी पार्टिकल्स और उन रॉक को भी तोड़ते फोड़ते लेकर आएगी, क्योंकि रिवर बहुत फियर्सफुली आती है नीचे, ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड ड्यू टू इट्स ओन रिदम, राइट। तो क्या होता है कि जब वो नीचे नीचे आती है, जब वो इतनी फोर्स से नीचे आती है तो रॉक्स को तोड़ते हुए फोड़ते हुए उनके पार्टिकल्स साथ लेकर आते हैं और नीचे जब प्लेन एरिया आता है वहां पे वो एरिया पे डिपॉजिट हो जाता है। यहीं से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एलिवियल सॉइल का, ठीक है। और ये बहुत फर्टाइल सॉइल होते हैं और प्लस इनको रिवर का भी सहारा मिल रहा है, तो वाटर अवेलेबिलिटी भी इन सॉइल्स के पास अच्छी होती है, राइट। तो इसीलिए हम इसका मैप अगर देखें तो ये दिस इज द एलिवियल रीजन, राइट। आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, ये है पूरा एलिवियल सॉइल। यहाँ पे एलिवियल सॉइल ये आपको दिख रहा होगा माउंटेन्स के पास, है ना। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो माउंटेन्स के पास हो गया, फिर यहाँ यहाँ हमें एलिवियल सॉइल क्यों दिख रहा है? ये पेनिनसुलर पार्ट में या फिर इस एरिया तक हमें कैसे दिख रहा है? सी, जब रिवर रिवर का लाइफ ना हम लोग जैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे जैसे हम लोग ओल्ड एज होते हैं हमारी भी मुंह माया सब छूट जाती है ना, हम भी अपनी बिलोंगिंग्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं, राइट। तो वैसे ही जो भी पार्टिकल्स बचे होते हैं रिवर के साथ, जो रिवर अपने पूरे जर्नी में लेकर आई है, वो जब ओशन से मिलने वाली होती है, अपने आप को इमर्स करने वाली होती है, तो वहां पे वो पार्टिकल्स वो छोड़ के आगे बढ़ती है और उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, राइट। इनको हम डेल्टास फॉर्म में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब रिवर आगे बढ़ेगी तो ट्राइंगुलर शेप जैसे कुछ फीचर्स बन जाते हैं यहाँ पे डिपोजिशन से। इसकी वजह से यहाँ पर भी हमको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन वेरी सिंपल, found in northern place Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar, formed by rivers in this गंगा ब्रह्मपुत्र। अच्छा, एक चीज मुझे और आपको बतानी थी कि वेस्ट बंगाल, राइट, अब यहाँ पे आ ही गया तो बता देते हैं। वेस्ट बंगाल इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, राइट। सो इसको हम वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर, राइट। और बाकी आगे तो मैं बताऊंगी ही क्यों कहते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंस है, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक का। सो आई विल ऑफ कोर्स डिस्कस इट। फिर क्या है, कोस्टल प्लेन्स में कैसे बन रहे हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे रिवर्स वहां पे जब अपने आप को सबमिट करने के लिए जाती हैं, अपना पानी सारा उनका ओशन उनकी जर्नी खत्म हो रही होती है, तो वहीं पे अपने सारे पार्टिकल्स छोड़ के ही वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है। अब स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है तो सिर्फ पानी ही आगे बढ़ पाएगा, ये सैंड सिल्ट ले आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब एलिवियल सॉइल भी टू टाइप्स के होते हैं, भांगर और खादर। अब भांगर को थोड़ा सा पुराने, क्योंकि भंगार के लोग आते हैं ना मेरे में सामान लेने के लिए, जो भी हम यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो उसे थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो भांगर यानी कि ओल्ड एलिवियम, अब ओल्ड है, ओल्डर डिपॉजिट है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्टाइल कम होगा क्योंकि अब हम इसको यूज कर चुके हैं, है ना। तो जैसे जैसे यूज करते जा रहे हैं उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। वैसे ही खादर क्या है, जो न्यू न्यू मटेरियल ऊपर से नीचे आया है, तो अब ये न्यू एलिवियम है तो इसकी फर्टिलिटी ऑफकोर्स ज्यादा होगी। खादर ही फिर भांगार बनता है, फिर ऊपर से न्यू फॉर्मेशन आते हैं और फिर वो न्यू खादर बनते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी बहुत हाई है, रिच इन पोटाश, लाइम, फॉस्फोरिक एसिड एंड सुटेबल फॉर राइस, वीट, शुगर केन, मेज एंड पल्सेस, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सिंपल सी सॉइल थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल की तरफ। इस पे आपकी बुक में भी बहुत शॉर्ट से दिया हुआ है और उसमें ज़्यादा समझ में कुछ नहीं आता है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। अगर आपको लास्ट की लाइन में समझ में आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी, पर ये एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है भी यहाँ पर। अब ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? सी, ब्लैक सॉइल का पेरेंट रॉक स्पेसिफिक है, वो है बसाल्ट। अभी बसाल्ट कहाँ से आया मैम, कैसे ये हुआ? सी, जब पहले के टाइम में वोल्केनोज दुनिया में
मतलब विस्फोट होते थे या फिर वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, तो उस समय जो लावा बाहर आता है, उस लावा का सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से इग्नियस रॉक बनती है, राइट? आपने 8th में 7th में पढ़ा होगा रॉक साइकिल के बारे में। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे। रॉक जब लावा फॉर्मेशन होता है, लावा बाहर आता है, उसके सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस रॉक बनना स्टार्ट होती है, जिसको हम वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वही इग्नियस रॉक ही वोल्केनिक रॉक है। अब इतने सालों तक ये सॉलिडिफाई तो हो चुकी है, रॉक बन चुकी है। अब इतने सालों से विंड चल रही है, वाटर इस पे पड़ रहा है, रेन वाटर पड़ रहा है, ठीक है, और सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। तो सनलाइट, इन इतने सारे फोर्सेस जब एक साथ वर्क करते हैं या इतने लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करते हैं, तो ये अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं ना। हाउ एवर द स्मॉल इफेक्ट इज, इफ इट इज डन कंसिस्टेंट, देन इट विल ऑलवेज शो योर रिजल्ट, राइट? तो वही वाली बात है यहाँ पे, आप अपने एफर्ट से मत डरिए। अगर इतने छोटे छोटे एफर्ट्स एक रॉक को तोड़ पा रहे हैं, तो आपके एफर्ट से जरूर आपको अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो ब्लैक सोइल कैसे फॉर्म हो रही है? उन्हीं वोल्केनिक रॉक्स के वेदरिंग होने से। वेदरिंग मतलब क्या? कि उनके ही टूटने से, उनके ही रोड होने से, ठीक है। अब उनके जब पार्ट टूटते जा रहे हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, तो वो अपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर बनती जाती है, और फिर बनती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये इसलिए ब्लैक सॉइल इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये ब्लैक कलर में भी है और इसका फॉर्मेशन ऐसा हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे हमको मिलती है, हम देख लेते हैं मैप में। ये जो ग्रे एरिया आपको पार्ट दिखा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लेटू वाला ही रीजन है हमारे इंडिया का, ठीक है, जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, तो ये। और वैसे भी हमारे इंडिया का हिमालयन रीजन नया है, कंपेरेटिवली न्यूली फॉर्म्ड है, ठीक है। लेकिन जो पेनिसुलर इंडिया है, ये बहुत पुराना है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है, ठीक है। तो ये वैसे भी बहुत पुराना है, यहाँ पे भी ऐसे माउंटेन्स थे, पर इरोजन हो के अभी प्लेट्यूज बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है इन सॉइल का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बहुत सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्लैक इन कलर, ब्लैक सॉइल है ऑफकोर्स, ठीक है। फाइन टेक्सचर, देखिए सॉइल का टेक्सचर डिपेंड करता है कि वो सैंड होगी, ग्रैनुलर होगी, या फिर क्ले तक, ये इसका स्पेक्ट्रम है, यहाँ तक ये सॉइल हो सकती है। ग्रैनुलर सॉइल्स में क्या होता है, जैसे आप डेजर्ट को देखते हैं, डेजर्ट को अगर आप मुट्ठी में पकड़ेंगे, तो क्या होगा, एक एक पार्टिकल उसका नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर क्ले पार्टिकल, क्ले जैसे आप घर में खेलते हैं, आप मॉडल्स बनाते होंगे, तो क्ले पार्टिकल आप सिंपली समझ लीजिए, आपने फ्लोर में पानी डाल दिया और उसको आटे को गूंथ लिया, है ना। तो आप अगर उसको अपने हाथ में कोशिश करेंगे थामने की, पकड़ने की, तो क्या होगा, वो पूरा आपके हाथ में स्टिकीनेस के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। तो वो है क्ले पार्टिकल्स। तो ब्लैक सॉइल भी बिल्कुल वैसे ही है, बहुत ही स्टिकी सॉइल होती है। और क्ले पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो आपस में बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, एक्सेलेंट मॉइस्चर रिटेनेशन, यानी कि जो भी सॉइल जितनी क्लेई होगी, वो उतना अच्छा मॉइस्चर रिटेन कर पाएगी, और जो सॉइल जितना डेजर्ट की तरफ जाएगी, वो उतना कम मॉइस्चर रिटेन कर पाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्या होता है समर में, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो उस वजह से उस सॉइल में डीप क्रैक्स बन जाते हैं ना, क्रैक ही हो जाता है पूरी सॉइल। अब ये भी बहुत अच्छा एक नेचुरल प्रोसेस है। इसकी वजह से क्या होता है, सी जब भी हमको कोई क्रॉप ग्रो करना पड़ता है, तो हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, उसका विद द हेल्प ऑफ बुलेट कार्ट या फिर ट्रैक्टर, या फिर ड्यू टू सम बैड इकोनॉमिक रिसोर्सेस, उनको खुद को अपनी अपनी अपने आप से ये सब करना पड़ता है। फ्लोइंग करनी पड़ती है। फ्लोइंग मतलब क्या, कि नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लेकर आना, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लेकर आना, ताकि क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके। और मिट्टी को भी हवा की जरूरत है, मिट्टी को भी ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, फर्टाइल और अच्छे से होने के लिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डीप क्रैक्स बन गए हैं, यानी कि एयर अपने आप ही अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी, एयर अपने आप ही सॉइल के बॉटम तक पहुंच पाएगी। तो बेटर सॉइल एरेशन भी मिल रहा है, यानी कि सॉइल को अच्छी एयर मिल पा रही है इन डीप क्रैक्स की वजह से, ठीक है। अब रिच इन मिनरल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइस। पर किसमें खराब है, फॉस्फोरस में, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि जो भी हर सॉइल सब में तो परफेक्ट नहीं हो सकती हम लोग की तरह, ठीक है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छी है, किसी ना किसी में बहुत खराब है। जिन भी चीजों में अच्छी है, हमें उसका बेनिफिट लेना है और उस हिसाब से वो क्रॉप ग्रो करनी है। इसीलिए ब्लैक सॉइल में हम कॉटन को ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर कॉटन। और इसको कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं, काली काली जमीन पे वाइट वाइट कॉटन। सो इट्स अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया मैप आपका। अब है रेड एंड येलो सॉइल, ये भी बहुत छोटे से आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया और समझना थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पे, तो आप यहाँ से ऑफकोर्स को पढ़ सकते हैं। देखिए, रेड एंड येलो सॉइल का भी
जो पेरेंट रॉक है वो एक्चुअली इग्नियस रॉक ही है, ठीक है, वो भी वोल्केनिक रॉक ही है, वो वोल्केनो की वजह से ही बना है। पर ये जो रेड एंड येलो सॉइल है, इनके रॉक्स अर्थ के अंदर ही बन गए थे, ठीक है। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट अर्थ के बाहर आके नहीं बना है, ग्रेनाइट अंदर ही लावा जो डिपॉजिट रह गया था, पूरा लावा बाहर नहीं आ पाता ना बच्चों, नीचे भी कुछ लावा रह जाता है, अर्थ के अंदर भी कुछ लावा रह जाता है, जिनको हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। बसाल्ट जैसे एक्सट्रूसिव रॉक था, वो बाहर आया अर्थ के, तो वो एक्सट्रूसिव है यानी कि बाहर है। वैसे इंट्रूसिव रॉक यानी कि कुछ लावा अर्थ के अंदर भी रह जाता है, अंदर ही फॉर्म हो जाती है रॉक्स, अंदर ही वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जैसे उसमें से एक एग्जांपल है ग्रेनाइट, ठीक है। तो उनका भी जब वो धीमे 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 सरफेस पे आते हैं और फिर उनकी वेदरिंग होना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब उनकी वेदरिंग होगी तब ये रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल्स फॉर्म when ancient rock break down over a long period time in warm and wet climate, ठीक है। सनलाइट में क्या होता है, रॉक पार्टिकल जब सनलाइट बहुत तेज होती है तो वो अपना सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। और जब सनलाइट नहीं होती यानी कि रात के समय में, तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्शन एक्सपैंडेशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, रॉक्स टूटने लगते हैं, ठीक है। वैसे ही लगातार बारिश की वजह से भी क्या होता है, ये सॉइल रॉक के बीच में क्या पेनिट्रेट करने लगता है रेन वाटर, और इसकी वजह से भी रॉक टूटने लग जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ही क्या होता है, ये रॉक इरोड होती है और फिर धीमे 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 सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हर सॉइल फॉर्मेशन का पेरेंट रॉक अलग है और उसके इरोजन की वजह से ही सॉइल बन पा रही है, ठीक है। अब ये रेड क्यों है और येलो क्यों है, ठीक है। क्योंकि इनके पेरेंट रॉक में ही क्या है, पेरेंट रॉक में ही आयरन ऑक्साइड्स हैं, आयरन की मतलब अच्छी अवेबिलिटी है, ठीक है। उसकी वजह से ही इनका रेड और येलो कलर हो रहा है, ठीक है। रेड कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन, आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा तो आयरन रस्ट करता है, ठीक है, आयरन में रस्टिंग आती है, रेड और ब्राउन कलर का सब्सटेंस हमको दिखता है, तो उस वजह से ही वो सॉइल रेड हो जाती है। लेकिन अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा, उस सॉइल में बारिश ज्यादा हो जाएगी, तो वो येलो कलर शो करेगी, ठीक है। आयरन रिमेन्स हाइड्रेटेड एंड शोज येलो कलर, ठीक है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक सोलर को बिल्कुल येलो दिख रही है, एक सोलर को बिल्कुल रेड दिख रही है, दोनों का मिक्सचर दिखता है। हम कंपेयर कर सकते हैं, पर यही इसका रीजन है, क्योंकि रेड क्यों हो रही है सॉइल, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन, ठीक है, इसलिए रेड हो रही है। पर जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो हाइड्रेशन की वजह से यानी कि मतलब पानी से रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है, सॉइल येलो दिखने लग जाती है। तो रेड एंड येलो सॉइल, पेरेंट रॉक आर सेम, ठीक है, पेरेंट रॉक इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, पर ये रिएक्शन की वजह से इनमें कलर आ रहा है, ठीक है। Thus, both soil originate from the same parent rock but differ because of moisture condition. यहाँ पे रेड सॉइल में मॉइस्चर थोड़ा कम है, पानी इतना ज्यादा नहीं है, पर हवा तो पूरी, हवा तो हर जगह है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। पर येलो सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा है, हाइड्रेशन ज्यादा है, तो इसी वजह से ये येलो हो रही है, ठीक है। जैसे हमारी स्लाइड्स हैं, ओके। फिर अभी कहाँ कहाँ पे हमको मिलती है, पहले हम मैप देख लेते हैं इसका। तो हम देख सकते हैं रेड एंड येलो सॉइल, ये जो रेड कलर में आपको जितना भी पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी, ये देखिए, ये इतना भी पार्ट है ना, ये भी ओल्ड इंडिया है। ओल्ड इंडिया मीन्स बहुत पहले ही इंडिया बन चुका था ये वाला, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे बन पा रहा है, यहाँ पे न्यू रॉक्स नहीं है, यहाँ पे बहुत पुरानी रॉक्स है, ये वॉल्केनिक टाइम का पार्ट है, ठीक है। कि अंदर कोई रॉक बन गई थी, धीमे धीमे वो ऊपर आती गई और इरोड होती गई। तो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न किंगेटिक plains, sorry, foothills of western ghats and rich in iron compounds, right? ये जनरली पुअर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में। सी, टू एनी सॉइल टू हैव गुड फर्टिलिटी इट शुड हैव NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन गुड अमाउंट, राइट। तभी हम उस सॉइल को फर्टाइल सॉइल कहेंगे। और जो भी सॉइल जिस भी क्रॉप के लिए अप्रोप्रिएट है वो वहां पे ग्रो होती है, सो नथिंग टू बी वरी फॉर, राइट। ये हमने इसका मैप देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है लेटराइट सॉइल। सी, इसका कोई ऐसे में कहूँगी डिफाइन इसका पेरेंट क्रॉप तो नहीं है एलिबल सॉइल की तरह ही, बट ये सॉइल फॉर्म कैसे होती है, सी, जहाँ पे भी सनलाइट ज्यादा है, हैवी रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे क्या होता है, ज्यादा पानी बरसने की वजह से न्यूट्रिएंट्स ही वहां से निकल जाता है पानी के साथ साथ ही, ठीक है। या तो वो बहुत डीप पेनिट्रेट कर जाएंगे, या तो वो फ्लडी सिचुएशन के साथ वॉश ऑफ हो जाएंगे वहां से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू इंटेंस ब्लीचिंग कॉज्ड बाय हेवी रेन, द प्रोसेस इन विच रेन वाटर वॉश अवे न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड लीचिंग, है ना। या तो बहुत डीप पेनिट्रेशन हो जाएगा उन मतलब न्यूट्रिएंट्स का, या तो वो वॉश ऑफ हो जाएंगे और कहीं और जाके डिपॉजिट होने वाले हैं, ठीक है।
इट इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो सारे चले गए, तो इट इज एसिडिक इन नेचर। लो फर्टिलिटी, वेरी ऑब्वियस है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स तो चले ही गए हैं। रिच इन आयरन एल्यूमिनियम, ये इनका एक मतलब फीचर है कि आयरन में और एल्यूमिनियम में ये रिच होते हैं। एंड बिकम वेरी हार्ड व्हेन ड्राई, सिंपली है ना। लेटेड सॉइल से हम ब्रिक फॉर्मेशन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये हार्डन होगी बिल्कुल बहुत ठोस पत्थर की तरह हो जाती है, बिल्कुल ईंटों की तरह हो जाती है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ हमें मिलती है हम देखते हैं। ये है लेटेड सॉइल, ये आपको हल्का सा बहुत कमी कम इंडिया में मिलती है, यहाँ पे कुछ राजस्थान महाराष्ट्र वाले पार्ट में, ये थोड़ा सा इधर है ना वेस्टर्न पार्ट में, थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में, बहुत ज्यादा लेटेड सॉइल का फॉर्मेशन है नहीं हमारे इंडिया में। बट it is good for tea, coffee, and cashew nut, right? And Kerala is famous for cashew nuts and cultivation on laterite soil. So this is sufficient for your laterite soil information. और agriculture use क्या है कि क्योंकि यहाँ पे पानी की ही दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है, तो पानी ज्यादा है या तो पानी कम है, ठीक है। तो प्रॉपर मैन्योरिंग या इरिगेशन की फैसिलिटीज की वजह से हम लेटराइट सॉइल को प्रोडक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है एरिड सॉइल, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि एरिड मतलब समथिंग विच इज वेरी ड्राई, है ना, विच इज वेरी डेजर्टी, ठीक है। तो एरिड क्या है, फॉर्म्स इन ड्राई एंड सेमी एरिड एरिया, जहाँ पे सूखा ज्यादा पड़ता है बेसिकली, है ना। डेजर्ट क्लाइमेट्स वेयर इवोपरेशन वास्टली एक्सीड प्रेसिपिटेशन, यानी कि इतना पानी नहीं बरस रहा है जितना इवोपरेशन हो रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें बैलेंस आउट होंगे तो ही अच्छा रहेगा। प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, यानी कि पानी कम बरस रहा है, और इवोपरेशन बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि सनलाइट बहुत तेज है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज बाय सैंडी टेक्सचर, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी जो रॉक्स हैं उनके सैंडी टेक्सचर्स होंगे, वहाँ पे वाटर रिटेंशन थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि वाटर बहुत डीप पेनिट्रेट कर रहा था, ऊपर ऊपर तो लेयर में रहेगा ही नहीं वो। हाई सैलिनिटी एंड लैक ऑफ मॉइस्चर, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, आपको उसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेरी लो इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, ये ह्यूमस क्या होता है, इसी ह्यूमस इज ओनली डीके मैटर, है ना, कि जो भी डेड मैटर होता है, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, वो अपनी बॉडी को जब मतलब डीके करती है, उनकी बॉडी डीके करती है, तो उस मैटर से भी फर्टिलिटी बहुत बढ़ जाती है सॉइल में, तो ये वही ह्यूमस है, ठीक है। विच है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तभी के लिए यहाँ पे कंकड़ बहुत फेमस है, क्योंकि इतनी गर्मी है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसलिए लोअर हॉराइजन पे क्या होता है, कंकड़ फॉर्मेशन रहते हैं, कंकड़ हमको मिलते हैं वहां पर, ठीक है। और ये अच्छा काम करते हैं वाटर इन्फिल्ट्रेशन में, रूट पेनिट्रेशन में, ठीक है। ये मतलब, ये मैंने क्या बोल दिया, इसको हम कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो ये कंकर फॉर्मेशन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर फिल्ट्रेशन में या फिर रूट पेनिट्रेशन में थोड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, क्योंकि रूट्स के लिए सॉइल तो आरामदायक है पेनिट्रेट करने के लिए, पर कंकर से उनको क्या होता है, एक फोर्स मिलता है, एक रिस्ट्रिक्शन मिलता है, जिससे वो उतना अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाते। विद प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल कैन बिकेम प्रोडक्टिव। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट राजस्थान में रन करता है, इसकी वजह से वहाँ कुछ लैंड को हम एग्रीकल्चर लैंड की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन सच प्रोजेक्ट विच इज वेरी पॉपुलर फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज, राइट। अब एरिड सॉइल भी बहुत छोटे से एरिया में, क्योंकि हमारे इंडिया में थार डेजर्ट वाला कुछ सीन है नहीं। अच्छा, मैं आपको इस पर बहुत अच्छा से एक आपको वो बताती हूँ फैक्ट। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स इन अवर वर्ल्ड, राइट, फाउंड इन ओनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। ये यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट दिख रहा है ना आपको कंट्री का, ठीक है। तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ही मेजोरिटी आपको जो वर्ल्ड में कंट्रीज दिखेंगी, वहीं पे ही आपको दिखता है यहाँ पे क्या, डेजर्ट। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स काम करते हैं, ओशन की वजह से यहाँ पे डेजर्ट बनता है। ये बहुत अच्छा एक ज्योग्राफी का पॉइंट है, किसी नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम जरूर से डील करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट सॉइल। सी, फॉरेस्ट सॉइल हमारे इंडिया में कहाँ है, जहाँ फॉरेस्ट होगा, तो फॉरेस्ट हमारे हिमालयन रीजन्स में और नॉर्थ ईस्ट वाले हिल्स में बहुत ज्यादा है। ये वाला जो पार्ट है आपको, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ये इस पार्ट को हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट इंडिया का बोलेंगे। यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत अच्छे मतलब अमाउंट में है, ठीक है। तो हिली एरियाज में, माउंटेनियस रीजन में और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में हमको बहुत अच्छे फॉरेस्ट सॉइल्स और फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनके में टू टू टाइप्स होते हैं, मतलब इनके सॉइल में ही टू टाइप्स है, कि कहीं पे सॉइल कोर्स है, कहीं पे सॉइल थोड़ी सी फाइन है। कैसे, सी अपर स्लोप्स में क्या होगा, अपर स्लोप में एक तो पहले ग्रेविटी भी थोड़ा सा पुल डाउन कर रही है, स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पुल डाउन कर रहा है, और जब पानी बरसेगा या बारिश होगी या फिर रिवर आएगी, तो वो भी जो ग्रेन्स उनको नीचे लेकर आ रही है, उनको रॉक्स को नीचे लेकर आ रही है। तो जो कोर्स ग्रेन है, यानी कि
मतलब इतने सिल्टी नहीं है, इतने क्लेई नहीं है, वो नीचे नहीं आएंगे, वो ऊपर ही रहेंगे डेजर्ट वाले एरियाज में, ठीक है। तो वो ऊपर ही है, कोर्स ग्रेन सॉइल रहेगी ऊपर, ऊपर इतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। लेकिन वैली एरियाज में, यानी कि दो माउंटेन्स के बीच में जो रीजन है, या फिर माउंटेन्स के नीचे वाले पार्ट में, माउंटेन्स के एंड के पार्ट में क्या होता है, लोमी और सिल्ट सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से सॉइल टूट कर आई, रॉक टूट कर आई, और नीचे आके सबमिट हो गई। जहां रॉक टूट गई वहां से तो हट गई, वहां से तो वॉश ऑफ हो गई, पर नीचे आके सबमिट हो गई, तो यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू कोर्स एंड ग्रेन सॉइल, राइट। इन चीजों को रोकने के लिए टेरेस फार्मिंग करी जाती है, ताकि ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल है और जो लोमी सिल्ट सॉइल है ना, ये थोड़ा सा कंजर्व है। वरना सारी लोमी और सिल्ट सॉइल तो नीचे चली जाती है, नीचे ही एग्रीकल्चर कितना ही करेंगे। तो इसलिए टेरेस फार्मिंग करी जाती है कुछ वैलीज में, ताकि जो ये लोमी और सिल्ट सॉइल है ये ऊपर ही रहे, और हम ऊपर भी टेरेस फार्मिंग इसको कर पाए, एटलीस्ट कुछ पार्ट हम इसका रोक पाए। टेरेस इज नथिंग बट मतलब स्टेयर लाइक केसेस बना दिए जाते हैं, ताकि वहां पे फार्मिंग हो सके। हाई रेनफॉल एरियाज है वेरी अप्रोप्रिएट है, रिच इन ह्यूमस ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट कवर। सी, जहां भी फॉरेस्ट कवर डेंस होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे डेड मटेरियल प्लांट का और छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म का बहुत तेजी से होगा, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमस वहाँ पे अच्छे कंटेंट में हमको दिखता है। फॉरेस्ट सॉइल इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लोअर वैलीज एरियाज आर मोर फर्टाइल। वही आपको मैंने ऊपर समझाया कि वैली एरियाज के जो नीचे पार्ट होंगे, जो लोअर पार्ट्स होंगे, वो ज्यादा फर्टाइल होंगे और कल्टीवेशन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगे, ठीक है। ये फॉरेस्ट एरिया, ये भी जो हिमालयन वाला पूरा रीजन है, और ये इधर नॉर्थ ईस्ट वाला हिल्स का पूरा रीजन हमको देखने को मिलता है कि क्या यहाँ पर हम फॉरेस्ट सॉइल और टेरिस फार्मिंग जैसे चीजें कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपने जो भी मूवीज वगैरह का जो भी शूट होते हैं, तो वहाँ पे टेरेसेस में टी कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो वही ये इसी रीजन का पार्ट है, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा बस आपके लिए मैंने वो बना दिया एक शॉर्टकट, जो आपको हर सॉइल का एक एक ही लाइन में एक्सप्लेनेशन, या फिर आप इसको पढ़ सकते हो एज अ नोट, है ना, कि ब्लैक सॉइल, बसाल्ट, वोल्केनिक लावा, क्ले फॉर्मेशन, ये आप पढ़ सकते हैं इसको मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर इंटेलिजेंट इनफ फॉर दिस। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन के बारे में, कि सॉइल इरोड कैसे हो रहे हैं। सी, ये भी हमारे बायोलॉजिकल इम्बैलेंस का ही एक रिजल्ट है, ठीक है। कि क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन इतनी तेजी से करा, ग्रेजिंग इतनी ज़्यादा हुई, हमने एग्रीकल्चर लैंड को अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, ये ह्यूमन सेटलमेंट में लाना शुरू कर दिया, माइनिंग इतनी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल भी खराब होने लगे। खराब मतलब इन से कि ऊपर की सॉइल, फर्टाइल सॉइल ही हटने लग गई, ठीक है। इरोजन होने लग गया उस सॉइल का। तो सॉइल इरोजन इज अ रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल, है ना, कि क्योंकि पेड़ रहेगा तो क्या रहेगा, वो रूट्स के साथ सॉइल को भी पकड़ के रखेगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, हवा चलेगी, पानी आएगा, रिवर आएगी, फ्लड्स आएंगे, तो वो सॉइल कहीं जाएगी नहीं। पर क्योंकि नॉर्मल लैंड है अब, है ना, तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे पेड़ है नहीं, तो हवा और पानी सब अपना ऊपर वाली फर्टाइल सॉइल को ले जाता है। जहाँ भी डिपॉजिट करता है वहां तो अच्छी चीजें हो जाती है, पर मेजोरिटी एरिया में सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या है, वेरी सिंपल, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रोड बिल्डिंग। हमने देखा ना कि जैसे जो डेजर्ट एरियाज थे या फॉरेस्ट एरियाज थे, हमने उसके उनके बीच से रोड निकाल दी, है ना, हमने उनके बीच से हाईवे बना दिए। ये भी बहुत बड़ा रीजन है सोइल इरोजन में, राइट। माइनिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, हम डिग कर रहे हैं सॉइल को, है ना, हम बहुत डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं सॉइल में, अर्थ में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल लूज हो रही है, सॉइल अपना मॉइस्चर खो रही है, और उसी वजह से सॉइल इरोजन अच्छे से हो पा रहा है। गली इरोजन क्या है, जब भी पानी बहुत तेजी से आता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं भी आता, तो वो कुछ मतलब ऐसे पैटर्न्स बनाता है, राइट। कि मैं कैसे समझाऊँ, कि मैं ट्राई करती हूँ आपको समझाने का कि कैसे पैटर्न्स बनाते हैं। मतलब ऐसे एक रिवर अगर आ रही है ना, तो साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न्स बने रहेंगे, ठीक है, जिनके बीच बीच से पानी निकलता रहेगा, यहाँ से पानी निकल गया, यहाँ से पानी निकल गया, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया। पर ये जो बीच में आपको ये एरिया दिख रहा है ना, ये मिट्टी का एरिया होता है, ठीक है। ये गली इरोजन की तरह मतलब बन जाता है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ की भी सॉइल खराब होने लग जाती है। गली इरोजन इज व्हाट, रनिंग वाटर कट्स डीप चैनल इनटू द सॉइल, है ना, कि पानी क्योंकि यहाँ से बीच से बह रहा है, तो ये और ये क्या हो गए, थोड़े से अपवर्ड एरिया हो गए। और जो ब्लू वाला पार्ट, अच्छा है ब्लू है, यहाँ पे आप पानी से समझ सकते हैं कि ये अगर रेड वाली सॉइल है ना, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, यहाँ से पानी निकल रहा है। अब ये और ये जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा अबव है, और जहाँ से पानी निकल रहा है वहां पे थोड़ा सा लोअर हो गया है। तो क्या है, ये एक मतलब
अपहेड थोड़ा सा एक फॉर्मेशन हो गया जिसको हम गली इरोजन कह रहे हैं, कि नीचे का तो यहाँ से पानी निकल गया, यहाँ से तो सॉइल निकल जाएगी, अब ये गली गली रह गई, इन पे तो कौन सी हम कल्टीवेशन कर पाएंगे, कौन सा एग्रीकल्चर कर पाएंगे, तो इसको हम गली इरोजन कहते हैं। व्हेन गलीज आर बिकम वेरी डीप एंड एक्सटेंसिव दे फॉर्म रेवनाइज। जैसी बस एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपकी बुक का इतना कोई इतना पार्ट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, राइट। अब है शीट इरोजन एंड विंड इरोजन, ये आपकी बुक का पार्ट है। शीट इरोजन क्या, कि जब पूरी पूरी शीट ही उड़ी जा रही है ना, टॉप सोल की यूनिफॉर्मली शीट ही पूरी उड़ गई है, उसको शीट इरोजन कहेंगे। और विंड इरोजन क्योंकि विंड की चलने की वजह से सॉइल, जो ड्राई सॉइल है, जो इस पास मॉइस्चर इतना अच्छा नहीं है, वो उड़ जाती है, जो जैसे हम सैंड ड्यून्स फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो सॉइल जिनमें इतना मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा नहीं है, जो इतने क्लेई नहीं है, वो हवा के साथ ज्यादा अच्छे से उड़ने की कैपेसिटी रखती है, राइट। ये तो बात होगी प्रॉब्लम की। अब हम कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या क्या है। पहला है कॉन्टूर फ्लोइंग। सी इसमें क्या होता है कि हम हिल्स की ही डायरेक्शन में, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में उनके फ्लोइंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए ये हिल है, ठीक है, इट्स अ गुड हिल, है ना। तो आप फ्लोइंग इस डायरेक्शन में कर रहे हो, है ना। केक जैसा होता है ना, तो केक के मतलब पिलर्स होते हैं ना, एक पिलर, टू पिलर, थ्री पिलर, तो उसके ही डायरेक्शन पे आप ऐसे फ्लो कर रहे हो। अब क्या होगा, अब पानी ऊपर से जब नीचे आएगा इस डायरेक्शन में, है ना, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा सॉइल इरोजन रुक जाएगा। वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं इसमें इफेक्टिव है ये, पर एटलीस्ट स्मॉल एफर्ट्स मेक ह्यूज इम्पैक्ट, राइट। तो इस डायरेक्शन में जब हम इसके साथ फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा सॉइल फॉर्मेशन रुक जाता है, यानी कि वाटरफॉल थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है। आप इसको ऐसे समझिए, कॉन्टोर फ्लोइंग और टेरेस फार्मिंग दोनों का कुछ कुछ सिमिलर सा ही है, कि जब आप फ्लैट एकदम हिली सरफेस को थोड़ा सा स्टेडी केस में कर दोगे ना, बिल्कुल एक हिल से पानी गिरेगा तो बहुत तेजी से पानी आएगा, बहुत अच्छे से विंड खूब स्पीड में चलेगी। लेकिन थोड़ा सा स्टेयर केस मिल जाएगा, थोड़ा उसको बैरियर मिल जाएगा एक तरह से, तो उतना तेज वो काम नहीं हो पाएगा, उतना स्पीडी टर्म्स में वो काम नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से थोड़ा सा सॉइल इरोजन स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। वरना फ्लो कैसे होता है, अप एंड डाउन, कि नीचे से मिट्टी निकाली अप लेकर, नीचे से मिट्टी निकाली अप लेकर, डाउन टू अप, डाउन टू अप। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राउंड राउंड राउंड, है ना। यहाँ पे फ्लोइंग क्या कर रही है, पूरे हिल्स के चारों ओर पे हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड ही प्रोसेस थोड़ा कम हो रहा है, कि विंड की स्पीड और रिवर की स्पीड या वाटरफॉल की स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है, इसकी वजह से ये जो इरोजन है थोड़ा सा कम होता है। सी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट में वैसे हम क्रिएट कर नहीं सकते, लेकिन जो छोटे छोटे इम्पैक्ट है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। ये टेरेस फार्मिंग को कॉन्टोर फ्लोइंग से भी बहुत सारा सॉल्यूशन रुक सकता है। सेकेंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, है ना, यानी कि हम एक ही तरह का सारा क्रॉप ना ग्रो कर दें, ठीक है। हम स्ट्रिप्स में क्रॉपिंग करेंगे, कुछ स्ट्रिप्स में कुछ अलग पार्ट है, मान लीजिए शुगर केन है, दूसरे स्ट्रिप में हमने वीट कर दिया, है ना, तो ये ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स में करें। इससे भी सॉइल इरोजन काफी रुकता है, प्लस इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर सॉइल एज वेल, है ना। सॉइल कंजर्वेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर आप एक ही फील्ड में सब कुछ एक ही जैसा लगा देंगे, तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा इरोड होते हैं वहाँ पे, न्यूट्रिएंट ज्यादा खत्म होते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स मतलब अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स, राइट। शेल्टर बेल्ट्स आपने, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि एग्रीकल्चर फील्ड में अपने बॉर्डर में या फिर किसी और ग्रोइंग फील्ड में अपने बॉर्डर में क्या करे, ट्री लगा दिए, ठीक है। इट लुक्स गुड एज वेल, और इसका दूसरा जो मेन काम है वो ये है कि विंड की स्पीड को कम करना, राइट। जब आसपास ट्रीज रहेंगे तो विंड चलेगी, तो वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर फील्ड पे नहीं लगेगी, पहले उसको किसको लगना पड़ेगा, पहले उसको ट्री को सामना करना पड़ेगा, ट्री एक एज अ बैरियर काम करेगा, और सीधे वो फील्ड को नहीं लगेगी, जब फील्ड को सीधे लगेगी ही नहीं, तो ये इरोजन होगा ही नहीं, है ना। और ट्री तो वैसे भी सॉइल को पकड़ के रखा है, तो वो उसको जाने नहीं देगा, तो सॉइल इरोजन काफी हद तक रुक जाएगा। एंड द फिफ्थ इज शेल्टर बेल्ट, सॉरी, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, राइट। वैसे तो सैंडी एरियाज में बहुत ज्यादा कुछ प्लांटेशन हम कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि सॉइल ही वहाँ की वैसे नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी भी वहाँ की वैसे नहीं है, और प्रेसिपिटेशन रेट बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इवोपरेशन रेट। पर तब भी कुछ सॉर्ट ऑफ बुशेस या कुछ सॉर्ट ऑफ कैक्टस हम वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये सैंड बहुत तेजी से उड़ती है, जो हम सैंड ड्यून्स, रेत के टीले जिससे बन जाते हैं, वो थोड़ा सा रुक पाएंगे, और ये प्रिवेंट कर पाएगा मूवमेंट ऑफ सैंड को, ठीक है। तो अगर हम ग्रासेस, थॉर्नी बुशेस लगाएंगे तो थोड़ा सा हमारा काम इजी हो सकता है, राइट। तो बस यही था इस चैप्टर का, ये चैप्टर यहीं पे एंड है।
And thank you very much for watching this. I hope you all like this video, and do let me know what I can improve and what further we can discuss, right? So thank you. Bye bye. Take care.